ये पूरा एरियल व्यू है, ड्रोन शॉट कह सकते हो आप। अगर ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से नज़र आता है पूरा एरिया। हम यहाँ से होते हुए आए, ये मंदिर है जहाँ पे हम अभी खड़े थे। ये है अशोका पिलर, जहाँ पे जिसका ऊपर का स्ट्रक्चर म्यूज़ियम के अंदर रखा है। और ये वो चीज़ है जहाँ पे राख मिला था बुद्धा का। एंड हम यहाँ से होते हुए अभी स्तूपा के पास आए। हेलो एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आप जैसे कि देख सकते हो हम आज आ चुके हैं सारनाथ, जो कि वाराणसी के अंदर आता है। और यहाँ पे हम आए हैं मॉन्यूमेंट देखने के लिए, और जो सारनाथ के बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है धामेक स्तूप, जहाँ पे बुद्धा ने अपनी फ़र्स्ट टीचिंग दी थी। और ये पूरा उसके इर्द गिर्द का मॉन्यूमेंट है जिसको हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ आज यहाँ पे एक गाइड है जो हमें इस चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम चलते हैं अभी, उनसे ही सुनते हैं आगे की सारी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम सुधीर श्रीवास्तव, टूरिस्ट गाइड हूँ और यहाँ पे ये स्थान है सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम, इसको पुराना नाम इसका था ऋषिपत्तन, यहाँ ऋषियों के द्वारा मेडिटेशन होता था। इसका दूसरा नाम था मिग्रदाव, यहाँ हिरणों का झुंड था। और सामने एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़ी सी बिल्डिंग जिसको स्तूपा बोला जाता है। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उसी स्थान पे पहला उपदेश दिया था। और बुद्ध का जन्म ईसा से 500 साल पहले हुआ था। उसके 200 साल बाद अशोक आते हैं जो उस स्थान को चिन्हित करते हैं और वहाँ पे स्तूप का निर्माण करते हैं। तो वो जो स्तूप आप देख रहे हैं वो 2300 साल पुराना स्तूप है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कोई रेक्टेंगुलर शेप में बना है, कोई सर्किल में बना है। ये भी स्तूप है, इसको बोलते हैं मनौती स्तूपा। बुद्ध के फॉलोवर यहाँ रहते थे, उनकी कोई इच्छाएँ पूरी हो जाती थी तो अपने हाथ से एक छोटा सा स्तूप का निर्माण करते थे। स्तूप क्या होता था? स्तूप जो बुद्ध ने जो भिक्षा पात्र, जो साधु लोग भिक्षा पात्र लिए रहते हैं, उसी को पलट दिया गया, जो शेप बना वही स्तूप बना। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु 6 महीने बाद हो जाएगी। उनके शिष्य बहुत दुखी हुए, वो कहे अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये भिक्षा पात्र ले लो, उसकी पूजा करना। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके फॉलोवर उस भिक्षापात को पलट दिए और जो शेप बना वो स्तूप पूरा शेप बना। तो एक तरह से यहाँ पे ये जितना भी हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, 1 2 3 जितने भी दिख रहे हैं, ये सब किसी ना किसी का इच्छा पूरा हुआ है तो उन्होंने बनाया है। मनौती स्तूप के नाम से सेम वहाँ पे भी, उस तरफ भी मनौती स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ठीक। उसके बाद राजा लोग आए और उन्होंने मॉडिफाई किया और बड़ा सा स्तूप का निर्माण करने लगे। तो वो जो बड़े स्तूप आप देख रहे हैं वो अशोक के द्वारा बनाए गए हैं। और पूरी चीज़ें जितने भी आप स्तूप पूरे अखंड भारत में देखेंगे 99% अशोक के द्वारा ही बनाया गया है। जितनी भी चीज़ें यहाँ बनी है वो 3rd सेंचुरी BC से लेके 12वीं शताब्दी के बीच बनी। उसके बाद आक्रमणकारी के लोग आए, उन्होंने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और इस इलाके को पूरा खंडहर के नाम से जाना जाता है। उसमें एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कानिंघम। उन्होंने 1835 में इसको उत्खनन कराना स्टार्ट किया। वो सामने जो स्तूप देख रहे हैं उसमें देखिएगा, उसमें एक विंडो टाइप का नज़र आ रहा है, वहाँ तक पूरा ये मिट्टी से भरा हुआ था। अच्छा। जब 1835 में अंग्रेज़ अलेक्जेंडर कानिंघम ने इसको उत्खनन कराया तो ये सारी चीज़ें सामने नज़र आई और आम जनमानस को पता चला कि ये बुद्ध की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पाई गई हैं। मतलब उस ज़माने तक जो भी ये पूरा एरिया है ये मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था और बाद में एक्सकेवेट किया गया है इसको। ओके। तो ये जो आपको वहाँ पे गेट दिखाई दे रहा है वो है मेन एंट्री पॉइंट। वहाँ से आपको ऑनलाइन पास निकालना होता है। पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज है अडल्ट का, और फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए 150 से 200 रुपीज़ का चार्ज लिया जाता है। और ये यहाँ से पूरा इस तरीके से राउंड मारते हुए आप पूरा जो प्रीमाइसेस है वो घूम सकते हैं। अभी चलते हैं, इनके साथ आगे की जो जानकारी है वो कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, जब बुद्धिज़्म आप स्टडी करेंगे तो 2 शब्द कई बार आएंगे। एक को बोला था चैत्र, इंग्लिश और हिंदी में चैत्र बोलते हैं। चैत्र का मतलब होता है प्रार्थना सभा। यहाँ ओपन स्काई में उनके फॉलोवर लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे, लेकिन एक कंडीशन था कि वो सामने स्तूप नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉलोवर लोग खड़े होते थे, सामने स्तूप को देखते हुए प्रार्थनाएं करते थे। इसको चैत्र बोलते हैं। और दूसरा शब्द है मॉनेस्ट्री, उसको हिंदी में विहार बोलते हैं। वो स्थान जहाँ पे उनके फॉलोवर रहते थे। जैसे आज होटल और धर्मशाला है, उस टाइम होटल धर्मशाला का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए विहार बड़े बड़े बनाए जाते थे जहाँ पे उनके फॉलोवर रहते थे। तो यहाँ पे ये ओपन था जो जगह आप बता रहे हैं, अर्धवृत्ताकार चैत्र। अच्छा, ये जो ऐसे सर्कल है ये ओपन था, बाकी वहाँ पे सब घर टाइप होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ से उस दिशा में फेस करके लोग प्रेयर करते थे उस समय।
ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर है, इस पिलर को अशोक ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा अशोक पिलर। हिंदी में पिलर को स्तंभ बोलते हैं, अशोक स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो स्तंभ है इसके 3 भाग हो गए, 2 भाग इसके म्यूजियम में रखे गए हैं। इसी के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर एक चक्र था, चक्र और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोनों म्यूजियम में रखे गए हैं। अशोक के समय जो भाषा बोली जाती थी वो थी पाली, जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी, और जो बोलचाल की भाषा थी वो थी मगधी। बुद्ध ने इसी जगह पहली बार संघ की स्थापना की थी। अपने 5 शिष्य जिनको उन्होंने पहला उपदेश दिया वो प्लस 55 अदर, टोटल 60 फॉलोअर के साथ उन्होंने संघ बनाया, और जब संघ बन गया तब इसे बौद्ध धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और उसके बाद वो 60 फॉलोअर चारों दिशाओं में जाके बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उसके 200 साल बाद अशोक आते हैं, इस स्थान को चिन्हित करते हैं और यहाँ पे अपना स्तंभ लगाते हैं। इस स्तंभ के 4 भाग हो गए। इस स्तंभ को बोला जाता है मोनोलिथिक स्तंभ। मोनोलिथिक का मतलब सिंगल पीस स्टोन। इसमें अशोक की चेतावनी लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसको एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स प्रीसेप, उन्होंने 1837 में इसको ट्रांसलेट किया। इसमें लिखा गया है कि जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियाँ संघ के अंदर किसी प्रकार का विभाजन का कार्य करते हुए पाए जाएंगे, उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करके संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उस टाइम बहुत ही फास्ट एंड हार्ड रूल चलता था और इस प्लेस को मदरलैंड ऑफ बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ की हाइट थी 15.25 मीटर, 15.25 मीटर। ये यहाँ पे एक मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण गुप्ता काल में हुआ था। गुप्ता काल का टाइमिंग है 5th से 6th सेंचुरी AD में। और गुप्ता काल में एक बहुत ही पॉपुलर राजा थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुएनसांग, वो 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन के कार्यकाल में यहाँ पे आते हैं। वो बताते हैं कि आप ये जो मंदिर बना रहे हैं, बुद्ध ने अपने जीवन के 1 वर्षा काल यहाँ बिताए थे। 1 वर्षा काल में 4 महीने होते थे, उसे चतुर्मास बोला जाता था। बुद्ध की कुल एज 80 साल थी। 35 साल वो प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में रहे, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब वो बुद्ध बन गए, तो 45 साल और जीवित रहे। इस मंदिर की ऊंचाई है 61 मीटर, 200 फीट, यानी 18 मंजिल ऊंचा ये मंदिर था। एक आक्रमणकारी के द्वारा इन्होंने मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। इस मंदिर का नाम है मूल गंध कुटीर। मूल का मतलब डिवाइन, गंध का मतलब बुद्धिस्ट, और कुटीर का मतलब प्लेस। तो यहाँ पे थाईलैंड, चाइनीज, जापानी, श्रीलंकन फॉलोअर आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के यहाँ पे प्रेयर करते हैं। जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर करते हैं। वो सामने आप देख रहे होंगे पेड़ के पीछे एक आर्क, मंदिर का आर्क जैसा दिख रहा है। हाँ। उसको बोलते हैं श्रीलंकन मंदिर, और उस मंदिर का नाम भी मूलगंध कुटीर है। इसी मूलगंध कुटीर की वो प्रतिलिपि है। अच्छा, तो किसी जमाने में ये वाला मंदिर वैसे ही दिखाई देता था, सेम? मतलब प्रतिलिपि बनाई गई। हाँ, मतलब ऐसे कह सकते हो कि वो जो मंदिर है ऐसे, मतलब यहाँ पे जो मंदिर था वो वैसे ही दिखता होगा। हाँ, तो उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसके पूरे वॉल पे बुद्धा का लाइफ इवेंट पेंटिंग किया गया है। ओके। जिस स्थान पे बुद्ध की प्रीचिंग पोस्ट सर, इसी अवस्था में बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। जिस फाउंडेशन पे रखा गया उसके नीचे बुद्ध की दांत रखी गई है, जो साल में 2 बार बाहर निकाली जाती है। वहाँ पर मंदिर के अंदर? हाँ, एक बार बुद्ध पूर्णिमा, एक कार्तिक पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म का दिन होता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने संघ बनाया था। उसी दिन पूरे बनारस में देव दीपावली भी मनाई जाती है। उसी दिन गुरु नानक जयंती भी पड़ता है। तो वहाँ पे दांत रखा है उनका, कह रहे हो? फाउंडेशन के अंदर जिस पे मूर्ति है उसी फाउंडेशन के नीचे, जो साल में 2 बार बाहर निकालते हैं। और उसी कैंपस में जाएंगे तो लॉर्ड बुद्धा, उनके 5 शिष्य के स्टैचू बने हुए हैं। पीछे पीपल का पेड़ है। बुद्ध ने इस स्तूप पे पहला उपदेश दिया था। इसकी रिप्लिका वो 5 स्टैचू हैं। अच्छा। और जो पीपल का पेड़ है वो 3rd जनरेशन का ओरिजिनल बोधि ट्री है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में हुई थी। जब 200 साल बाद अशोक आते हैं तो उनकी वाइफ जो थी बहुत ही ज्वेलस थी बुद्धिज्म से। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री से कही पीपल के पेड़ की सैंपलिंग श्रीलंका के एक अनुराधापुरम स्थान है वहाँ कर दो। और वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु आते हैं जिनका नाम था अंगारिका धर्मपाल। 1931 में उस मंदिर का निर्माण करते हैं और वहाँ से उस पीपल के पेड़ की सैंपलिंग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ जो पीपल का पेड़ है वो 3rd जनरेशन का ओरिजिनल बोधि ट्री है। पहला जनरेशन बोध गया, 2nd अनुराधापुरम श्रीलंका, और 3रा यहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ से वो पेड़ को यहाँ पे लाके लगाया गया था। और इसके बारे में आप जो कह रहे थे कि ये कितने मंजिला का था? ये 18 मंजिल ऊंचा। 18 मंजिल ऊंचा था। की हाइट ऑन द सरफेस टू टॉप तक इसकी हाइट है 33 मीटर, 33 मीटर। अच्छा। इसकी हाइट है 61 मीटर, जस्ट डबल हाइट ऑफ द स्तूपा। हाँ, मतलब इसके दुगने आकार का ये मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर था। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कितना भव्य ये प्रांगण रहा होगा। हाँ, और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये तो मेन एंट्री होगा।
मुझे लगता है यहीं कहीं पे उनका स्टैचू वगैरह होगा ना फिर हाँ, उस ज़माने में। हाँ, तो जो स्टेचू जो है वो सारे जो चीज़ भी इसके यहाँ से पाए गए वो मिले गए सारे थे। म्यूजियम में रखे गए हैं। अच्छा, तो म्यूजियम में जो भी मूर्ति है वो सब यहीं पे सारी मिले हैं। सारी की सारी। तो वैसे तो म्यूजियम में कैमरा अलाउड नहीं है, बट मैं काफ़ी बार गया हूँ वहाँ पे। तो अभी अलाउड है कैमरा? हफ्ते पहले से मोबाइल फ़ोन भी अलाउ हो गया है, लेकिन फ़ोटो खींचना अलाउ है, वीडियो नहीं बना वीडियो के लिए सकते। अलाउ नहीं। तो लाइक आज फ्राइडे है, फ्राइडे को म्यूजियम बंद होता तो हम जाके वो कर नहीं सकते, वापस आना पड़ेगा किसी और दिन वो कैप्चर करने के लिए। बट मैं आपको ये बोल रहा था कि ये तो हम अभी यहाँ से एंट्री किया है हमने, ये आपको सिर्फ एक ही भाग दिख रहा है मंदिर का, बट यहाँ से आप जब जाओगे ये मंदिर कितना बड़ा है आप वो देखो। यहाँ से पूरा ऐसे बाउंड्री वॉल है ये अशोका पिलर तक। ये एक एंट्रेंस है यहाँ से अंदर जाने के लिए। वो रहा अशोका पिलर जहाँ पे हम अभी खड़े थे। तो देख रहे हो कितना बड़ा होगा ये, कितना विशाल होगा मंदिर उस ज़माने में। बुद्ध का मंदिर है, इसके चारों दिशाओं में 4 गेट बने थे। हर गेट पे ये मोनोलिथिक होते हैं, एकास्मक वेदिका लिखा गया है, जैसा कि एकास्मक वेदिका हिंदी में, इंग्लिश में मोनोलिथिक। मोनोलिथिक वो चीज़ होता है जैसे पहाड़ में से कोई आप पत्थर निकाल रहे हैं, उसमें कोई ज्वाइंट ना हो, सिंगल पीस स्टोन हो, तो ये मोनोलिथिक है। और ये सुरक्षा दृष्टि के कारण ये इसमें ग्लास लगा दिए गए हैं, जिसके कारण कोई अंदर न जाए और ये सेफ रहे, इस सुरक्षा दृष्टि कारण ये सब लगे हैं। और ये मंदिर के ही सारी चीज़ें जब डिस्ट्रॉयड हो गए तो उसके चीज़ें अंदर गिरे हुए पड़े हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिंगल स्टोन का पूरा गेट हुआ करता था। और अंदर क्या था वहाँ पे, वो जो दिख रहा है हमें वो क्या था? एक स्तूप थे, बगल में आपके स्तूप हैं, उसी को जब वो टूट गया तो उसका हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये छोटा सा जो रखा है ऊपर वो? हाँ, ये बगल में आपका स्तूप है। अभी हम उसके पास चलेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। अच्छा, तो बेसिकली वहाँ पे एक स्तूप था जिसको निकाल के यहाँ पे रखा गया। और इस मंदिर को टोटल 4 गेट थे कह रहे हो ना आप? चारों तरफ से 4 एंट्री पॉइंट था इसका। ये आप दिखा सकते हैं, ये बड़ा सा स्तूप के बीच में देखिए एक उभरा हुआ पत्थर आपको नजर आ रहा होगा। हाँ। वहाँ पे जो उभरा हुआ पत्थर है, वहाँ पे एक ग्रीन कॉस्केट का मार्बल का एक बॉक्स रखा गया था, उसके अंदर बुद्ध की राख को रख के उसके ऊपर स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अच्छा। इस स्तूप की हाइट जो है, उस सामने जो स्तूप देख रहे हैं उसी के बराबर की थी। वहाँ पे जो स्तूप है वही। 1794 में बनारस के राजा के एक दीवान थे जिनका नाम था जगत सिंह। उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना रहे थे, तो उसमें कुछ ईंटें की कमी पड़ गई। तो जब ईंटें की कमी पड़ी तो उनके मजदूर यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं ये स्तूप गिरा हुआ था, तो इसके अंदर वो बॉक्स दिखाई देता है। जब बॉक्स को निकालते हैं तो उसमें बुद्ध की राख थी, जो जगत सिंह के द्वारा गंगा में विसर्जित कर दी गई। और फिर वो बॉक्स अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने उस बॉक्स को कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में रख दिया। वहाँ पे आज भी है वो बॉक्स आज भी कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में है। उसका नाम है मंजूसा। और जो उसके अंदर सब था राख, और वो जगत सिंह के द्वारा गंगा में विसर्जित कर दिया उसको। तो ये रैलिक स्टाइल इसको बोलते हैं, रैलिक स्टाइल का ये स्तूपा था और इसका नाम था धर्मराजिका स्तूपा। तो वो जो स्तूपा है वैसे ही स्तूपा था, बट वो राजा ने सारा पत्थर निकाल लिया था इसमें का? नहीं, राजा ने नहीं निकाला। फिर ये जब आक्रमणकारी लोगों ने यहाँ पे शासन कर रहे थे, हाँ। तो उनके द्वारा ये टूट गया था। तो हाँ। ये पूरी चीजें मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। हाँ। तो जब उनके मजदूर आते हैं तो देखते हैं कि ये उस टाइम बुद्धिज्म का नामो निशान बहुत कम रहता है, हाँ। क्योंकि पूरी चीज खंडहर में दबी रहती है। तो वो जब इसको ईंटा देखते हैं तो ईंटे के नीचे से देखते हैं तो देखते हैं बॉक्स नजर आता है। तो बॉक्स को जब निकाला जाता है तो उसके अंदर बुद्ध की राख थी। तो वो राख जगत सिंह को बताई जाती है। तो जगत सिंह के द्वारा उस राख को गंगा में विसर्जित कर दिया गया है। अच्छा। और उस बॉक्स को अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेज ने उस बॉक्स को कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में रख दिया। तो ये वाला जो है पहले ही टूट चुका था मतलब, और वो वाला बचा था किसी तरीके हाँ, से? वो वाला बचा। ये मंदिर है जिसके बारे में वो बता रहे थे कि ये काफ़ी ऊंचा हुआ करता था और इसके 4 एंट्रेंस थे, और इसे जो है डेमोलिश कर दिया गया था एक पीरियड में। तो ऑब्वियसली वो डेमोलिश हुआ है तो उसके काफ़ी सारे अवशेष बचे होंगे, जैसे जो पत्थर था, स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी एक्सकेवेशन के टाइम पे। तो आप देख सकते हो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐसे लाइन में अरेंज करके रखा गया है। अब आप ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि गुप्ता काल पीरियड में जो भी पत्थर होंगे, जितने भी स्टोन्स यूज़ किए जाते थे, सबके ऊपर आपको डिज़ाइन मिलता था। तो वहाँ से लेके पूरा ऐसे जो है पत्थरों को अरेंज किया गया है, जो भी एक्सकेवेशन के टाइम पे मिला था।
अब वो जो देख रहे हैं उसको बिहार बोला जाता था। बिहार वो स्थान जहाँ उनके फॉलोवर लोग रहते थे, और हर बिहार के बीच में एक गोल आप देख रहे हैं राउंड बना हुआ है जो कुआं था पानी के यूज के लिए। अच्छा, तो हर एक स्ट्रक्चर के बीच में कुआं हुआ करता था पहले। हाँ, ये उस हाँ ये सिंबॉलिक है। हाँ। ये सिंबॉलिक बचे हुए हैं। ये मॉनेस्ट्री नंबर 5, इसको बिहार नंबर 5 बोला गया है। इसी के बगल में एक और बिहार है जिसका नाम जो बिहार नंबर 7 है संख्या, वो भी है। जिसे स्कूल में कैंटीन होते थे उसी तरह से कार्य करता था। उसमें भी एक गोल राउंड आप पाएंगे, वो भी कुआं था। 1851 में मेजर किट्टो के द्वारा उत्खनन किया गया। तो ये दोनों चीज़ें सिंबॉलिक और फाउंडेशन पाई। तो ऐसे कितने मॉनेस्ट्री टोटल प्रीमाइसेस के अंदर? इस प्रीमाइसेस के अंदर कुल 8 मॉनेस्ट्री थी, जिसमें से 2 टोटली डिमोलिश हो गए। 4 बैक साइड में है, 2 इधर है। अच्छा, मतलब ये 2 फ्रंट में है और 4 पीछे की तरफ है। पीछे तरफ मतलब ये रेड वॉल, ये जो ये अच्छा उस तरफ, इस तरफ की उस तरफ वॉल के। इसी तरह। ये जो एरिया अंदर से काफ़ी बड़ा है। अगर आप घूमने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लगेगा अगर प्रॉपरली आप कवर करोगे तो। और ये कितने एरिया में है पूरा? ये पहले जो पुराने था पूरा उसमें 33 एकड़ बताया गया, लेकिन उसके बाद से फिर डिवाइडेड हुआ है। इसको मतलब पहले पूरा 33 एकड़ था, फिर उसमें मंदिर और भाग हो गया, मतलब अलग अलग। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं इसके पास, धार्मिक स्तूपा के पास। ये इसको देखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसी स्थान पे। और बुद्ध ने जब यहाँ उपदेश दिया तो उसके बाद 200 साल बाद अशोक आते हैं, इस स्थान को चिन्हित करते हैं और यहाँ पे स्तूप बनाते हैं। ऊपर आप जो देख रहे हैं ईंटा है, ब्रिक है। हाँ। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ईंटे से अशोक के द्वारा बनाया गया था ये स्तूप। अच्छा। और उसके 3rd सेंचुरी BC का टाइम था। उसके 800 साल बाद यानी गुप्ता पीरियड आया। हाँ। गुप्ता पीरियड ने क्या किया कि इस ब्रिक के ऊपर ये पत्थर लगा दिया। मतलब ये पहले, ये बाद में लगाया जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, लगे हैं वो ईंटे के ऊपर लगाए गए हैं। हाँ। जो डिजाइनर पत्थर आपको दिख रहे हैं, हाँ। पूरे के पूरे डिजाइनर पत्थर लगाए थे गुप्ता काल के टाइम में। और डिजाइनर पत्थर गुप्त काल के थे। बाद में कुछ पत्थर डैमेज हो गए तो भारत सरकार के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, तो पहले पूरा डिजाइन हुआ करता था चारों तरफ। जो भी बुद्धिस्ट फॉलोवर आते हैं 1 बार, 3 बार, 5 बार क्लॉक वाइज राउंड मारते हैं, क्योंकि 1, 3, 5 हिंदुज़म और बुद्धिज़्म में बहुत ही शुभ नंबर माना गया है। और इसकी जो हाइट है ज़मीन से लेके ऊपर तक 33 मीटर है। और न्यू फाउंडेशन से अगर ऊपर तक आप टॉप तक देखते हैं तो इसकी हाइट है 42.05 मीटर, यानी 9 मीटर इनसाइड। इसका डायमीटर 28.5 मीटर। मतलब ये 9 मीटर ज़मीन के अंदर है और बचा हुआ फिर आपको दिखाई दे रहा है। वो जो आप विंडो टाइप के देख रहे हैं, हाँ। ये 8 विंडो हैं टोटल। को विंडो नहीं कहेंगे, ये बुद्ध के 8 सिद्धांत हैं। इसको 8 फोल्ड पाथ या हिंदी में अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। और बुद्ध ने जो यहाँ पहला उपदेश दिया उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला बताया दुख, दूसरा बताया दुख का कारण, तीसरा बताया दुख के कारण का निवारण, और चौथा बताया दुख के कारण के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का कहना था कि जो भी व्यक्ति हमारी इस 8 नियमों 8 अष्टांगिक मार्ग को भली भांति जान जाएगा उसको जीवन में कभी दुख टच नहीं करेगा। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना गया। और इस स्तूप को बोलते हैं धम्मेक स्तूप के नाम से इसको जाना गया। तो और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोन है जो आप देख सकते हैं, पत्थर देख रहे हैं। ये पत्थर वहाँ से अशोक ने रखा जहाँ बुद्ध बैठ के अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, और वहाँ से वो पत्थर यहाँ तक आया है। जो भी बुद्धिज्म या हिंदुज्म के लोग आते हैं इसको टच करते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं। इसको टच करने का मतलब कि हम बुद्ध के चरण को स्पर्श कर रहे हैं। दिस स्टोन कम फ्रॉम द बुद्धा सिटिंग प्लेस। जहाँ पे एकदम सेंटर है वहाँ से ये स्टोन, एक सिंगल स्टोन है मतलब ये पूरा। अच्छा, हम भी थोड़ा टच करके ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। और इसमें देखिए, इसमें गोल्डन फाइल भी लगे हुए हैं। जो थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट फॉलोवर आते हैं उनका ट्रेडिशन होता है बिना गोल्डन फाइल लगाए उनकी पूजा कंप्लीट नहीं होती है, जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन चोरी छिपे इसको लगाते हैं। जैसे हम लोग जो स्वीट जो बर्फी खाते हैं उसमें सिल्वर फाइल होता है, उसी तरह से गोल्डन फाइल है। तो ये गोल्डन फाइल वो लोग लगाते हैं। हम लोग जिसे हम लोग अगरबत्ती धूप से पूजा करते हैं, वो लोग बिना गोल्डन फाइल के उनकी पूजा कंप्लीट नहीं होती। हाँ, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन फाइल। और इसमें टेराकोटा का यूज किया जाता है। पाउडर ऑफ ब्रिक विथ लाइम। पुराने ज़माने में इसमें गुड़, उड़द की दाल ये सब भी मिलाए जाते थे। कभी भी सीमेंट का यूज नहीं किया जाता है किसी भी ऐसा मॉन्यूमेंट पे। तो ये टेराकोटा का है, सुर्खी और चूना। आज भी अगर CSI कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं तो उसी काल में जैसे यूज होता था वैसे ही बनाते हैं। सुर्खी और चूना, सीमेंट नहीं लगा, सीमेंट का यूज नहीं होता है। क्या क्या यूज करते हैं बोले? सुर्खी और चूना। सुर्खी और चूना।
वो जो आपको वहाँ पे पूरा पार्क दिखाई दे रहा है, चेयर्स रखे हैं सब, तो यहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे लेज़र शो होता है, जहाँ पे इसी स्तूपा के ऊपर पूरा लेज़र से शो का जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और लोग वहाँ पे बैठ के पूरा देखते हैं इसे। और ये कह रहे थे कि जो वॉइस है उसमें वो अमिताभ बच्चन का वॉइस है तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है अगर कभी आ रहे हो यहाँ पे तो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वही बताने जा रहे थे इसके बारे में। ठीक, तो हम पूरा एक चक्कर मार के आए हैं स्तूपा का, और ये सामने आपको इस म्यूजियम के आपने म्यूजियम और रिलेटेड म्यूज़ियम में जो जो सामान रखा है उसका फ़ोटो एक तरह से दिखाई है। अपना नेशनल एम्बलम जो वहाँ पे स्तूपा था, अशोका पिलर, उसके ऊपर ऐसे था पूरा। और ये 1907 का ये फ़ोटो है, ये देखिए अष्टांगिक मार्ग, और इसके नीचे यहाँ तक मिट्टी भरी हुई थी। जो फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको एक्सकेवेट किया तो ये मिट्टी यहाँ उस टाइम यहाँ तक थी। तो ये एक्सकेवेशन के टाइम का फ़ोटो है। वाह। और अभी हम यहाँ से घूम रहे हैं चल के इसके ऊपर से। ये पूरा एरियल व्यू है, ड्रोन शॉट कह सकते हो आप। तो ड्रोन अगर ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से नज़र आता है पूरा एरिया। हम यहाँ से होते हुए आए, ये मंदिर है जहाँ पे हम अभी खड़े थे, ये है अशोका पिलर, जहाँ पे जिसका ऊपर का स्ट्रक्चर म्यूज़ियम के अंदर रखा है, और ये वो चीज़ है जहाँ पे राख मिला था बुद्धा का। एंड हम यहाँ से होते हुए अभी स्तूपा के पास आए हैं। तो एक जो पर्सपेक्टिव है वो उन्होंने हमें बताया कि ये स्तूपा है और उसके इर्द गिर्द जो है पूरा स्टोन का कार्विंग किया गया है। दूसरी चीज़ पता चली है वो ये है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है ऊपर का एरिया, ये बुद्ध का हेड का, ये बुद्ध भगवान का हेड है एक तरह से, और ये जो नीचे का पूरा सर्कल है ये उनका बॉडी है। तो जो भी बाहर से पिलग्रिम्स आते हैं, यानी जो भी बुद्धिज़्म के जो डिवोटीज़ होते हैं जो आते हैं यहाँ पे, वो लोग आप देख रहे हो जो वाइट कलर का यहाँ पे दुपट्टा या कपड़ा टाइप लटकाया है, तो ये सब उनकी तरफ से चढ़ावा है एक तरह का। वो बॉडी वाला जो पार्ट था वो क्या बता रहे थे? ये पत्थर, डिजाइनर पत्थर उस टाइम गुप्ता काल के टाइम में इस पे पहनाया दिया, लगा दिया। हाँ, मतलब उनका बॉडी रिप्रेजेंट करता है ना ये नीचे वाला हिस्सा। ऐसा भी एक नज़रिया है लोगों का। तो ये बॉडी का पार्ट में। और जो लोग आते हैं वो लोग बहुत लंबी कपड़े की एक मतलब क्या कहते हैं, साड़ी टाइप, वो साड़ी से नहीं, वो एक कपड़ा साड़ी का भी दुगना बहुत लंबा कपड़ा रहता है, और वो पूरा ऐसे सर्कल में चढ़ाया जाता है, पूरा ऐसे सर्कल में। मॉन्क लोग आते हैं तो चढ़ाते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो आते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट लोग बेसिकली। तो आप किसी मंक के यूनिफॉर्म को देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। हाँ। अगर मैरून कलर का, कत्थई कलर का पहना है तो तिब्बत का। हाँ, तो ये देखिए मैरून कलर के पहने हैं, ये तिब्बत के हैं। अच्छा। जो ऑरेंज कलर के पहने रहेंगे वो थाईलैंड के होंगे। हाँ। जो ग्रे कलर के पहने रहेंगे वो कोरिया के होंगे। जो येलो एंड व्हाइट पहने रहेंगे वो श्रीलंका के होंगे। मतलब हर एक जगह का अपना अलग कलर कोड है। जो इंडियन बुद्धिस्ट मंक रहेंगे वो भी मैरून कलर के पहने रहेंगे, क्योंकि तिब्बत के बगल में ही लद्दाख और हिमाचल है जहाँ पे बुद्धिज्म की मेजॉरिटी है। तो अभी हम आ चुके हैं इसके बेस लेवल पे, यानी जो सबसे निचले भाग में जो एरिया है वहाँ पे आए हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ ऊंचा है यहाँ पे जो स्तूपा है वो, और इस तरफ भी ये ऊंचाई में है काफ़ी। बट अभी हम जहाँ पे हैं ये काफ़ी ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो जाके देखते हैं कि क्या है। सीक्वेंस से आप देख रहे हैं मनौती स्तूपा। हाँ, ऑल ओवर के द्वारा बेसिकली ये ऐसा है कि जैसे आप और मैं, हमने कुछ एक मन्नत मांगा है कि ये काम मेरा हो जाए, और अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद ऐसा स्तूपा बनाया जाता था। तो पहले नीचे ये होगा, वॉल होगा, पत्थर का स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर फिर स्तूपा खड़ा होगा, ऐसे होगा ना। ये पत्थर का नहीं, ये तो मतलब जितना है उतना ही होता था क्या फिर? जितना है उतना ही। अच्छा, मैं सोच रहा था इसके ऊपर भी कुछ होता होगा, बट ये कह रहे हैं कि जितना बना है इतना ही बनाया जाता था। वो लोग फॉलोवर थे, वो लोग इंजीनियर नहीं थे, बहुत बड़े राजा नहीं थे कि खूब बड़ा बना सकते थे। हाँ। तो एक सिंबॉलिक बहुत बनाते थे, जितना उनसे बन पाता था उतना बना देते थे अपने हिसाब से। यहाँ पे आने के बाद लोग बैठ के मेडिटेट भी करते हैं। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा 3 फॉरेनर्स बैठे हैं पेड़ के नीचे और मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये देखिए ये बुद्ध का जजमेंट प्लेस है, कोर्ट है, यहाँ पे उनका जजमेंट प्लेस होता था। यहाँ पे बुद्ध भगवान का जजमेंट प्लेस, हाँ, कोर्ट माना जाता है। यहाँ पे 4 कोने पे 4 मंक बैठते थे और बीच में उनके प्रमुख बैठ जाते थे, और किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाता था। जैसे पंचायत होता है हमारे यहाँ, वैसे ही। हाँ, तो बाद में गुप्ता काल के द्वारा इसको पक्के ईंटे का बना दिया गया। अच्छा। इसमें खूबसूरत डिजाइन कर दी गई। हाँ, तो पहले कैसा होता था ये?
पहले ये अच्छा, खाली जमीन होता पहले- होगा। पहले उस टाइप का था, जब ईंटें से बनाया गया गुप्ता काल के द्वारा। तो गुप्ता काल ने इसका एक नाम रख दिया, टेम्पल का नाम पंचायतन टेम्पल। अच्छा, तो पंचायतन टेम्पल का नाम रख दिया गया। तो ये पंचायतन टेम्पल उसी टाइम से ये मंदिर का नाम इसका पड़ा, पंचायतन टेम्पल। तो इसी जो डिसीजन हुआ था कि संघ की स्थापना होनी चाहिए, जब बुद्ध ने अशोक स्तंभ पे संघ बनाया। ओके। इसी जगह ऐसा माना जाता है कि यक्ष नाम का बिजनेसमैन भी था, व्यापारी था, जो पहली बार बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी। हाँ, तो ये पंचायतन, तो यहाँ बैठ के उन्होंने निर्णय लिया था कि वो बुद्ध उनके मंक लोग, मॉन्क लोगों ने डिसीजन लिया था वो बनाने का। हाँ, मतलब डिसीजन यहाँ पे जो जजमेंट प्लेस है, तो यहाँ 4 कोने पे 4 मंक बैठते थे, बीच में उनके प्रमुख बैठते थे। हाँ। और किसी भी प्रकार का अगर कुछ समस्या रहते थे तो सॉल्व यहाँ किया जाता था। ओके। समस्या का समाधान किया जाता था, जो भी तरीके की प्रॉब्लम आती थी उसको सॉल्व किया जाता था। बाद में इसको एक टेम्पल का नाम दे दिया गया, जब गुप्ता काल का टाइम आया। हाँ, पंचायतन मंदिर में इसको नाम दिया गया। देखिए, जिस तरह से हिंदुज़म में 4 धाम होते हैं, उसी तरह से बुद्धिज़्म के 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं। पहला स्थान है बुद्ध का बर्थ प्लेस, जहाँ वो पैदा हुए थे, वो है लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। दूसरा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, वो है बोध गया में। हाँ। तीसरा ये स्थान है सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और चौथा वो स्थान जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो है कुशीनगर। कुशीनगर पड़ता है नेपाल और भारत सीमा के पास पड़ता है, जो यूपी के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये 4 उनके बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। और बुद्ध के बचपन का नाम प्रिंस सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुद्योधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु पड़ता है भारत और नेपाल के बीच में। उनकी माता का नाम था माया देवी। जब प्रिंस सिद्धार्थ 7 दिन के थे तो उनकी माता का देहांत हो जाता है। जो उनकी मौसी थी वही उनकी स्टेप मदर बनती हैं। उनके स्टेप मदर का नाम था गौतमी प्रजापति। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी होती है। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और 29 वर्ष की आयु में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पुत्र का नाम था राहुल। अच्छा, राहुल का मतलब बंधन होता है। उसके बाद प्रिंस सिद्धार्थ पहली बार अपना शहर घूमने निकलते हैं, तो 4 सीन देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक सन्यासी, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष। तो मैंने एक शब्द बोला कि एक स्टेटमेंट बोला कि प्रिंस सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में अपना शहर घूमने निकलते थे। क्यों 29 वर्ष की अवस्था में पहली बार निकले? क्योंकि जब उनकी माता जी गर्भवती थी तो उन्होंने एक सपना देखा सफ़ेद हाथी का। तो उन्होंने पुरोहित को बुलाया और कहा कि इसका क्या मतलब होता है। तो पुरोहित ने कहा, जब आपका पुत्र बड़ा होगा तो उसमें वैराग उत्पन्न होगा, बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा राजा बनेगा। जिसके कारण उनके जो पिता थे महल में सारी व्यवस्था कर देते हैं। पहले ही बता दिया गया था। व्यवस्था कर दिया। 29 वर्ष तक उनको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा। लेकिन जब ये 4 सीन देख लिए तो उनके मन में कोतहल हुआ, क्यूरियोसिटी जगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिसाइड किया कि हमें घर छोड़ के ज्ञान की खोज में निकलना चाहिए। और जब वो ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो उनके पड़ोसी राज्य के 5 राजकुमार भी उनके साथ जाते हैं। वो घूमते घूमते बोधगया पहुँच जाते हैं, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ से एक म्यूजिशियन का ग्रुप जाता है, जिसमें एक लेडीज़ थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता प्रिंस सिद्धार्थ से ऑफ़र करती है, चावल और दूध मिक्स करके खीर बना के उनको ऑफ़र करती है। वो 22 टाइम्स उसको खाते हैं। अब जब वो खाते हैं तो उनके 5 दोस्त उनका साथ छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम लोग भूखे प्यासे हैं, ये खा रहे हैं, यानी ये गलत व्यक्ति हैं, और वो छोड़ के सारनाथ आ जाते हैं। साथ छोड़ देते हैं उनका। जिसके कारण वो बहुत दुखी होते हैं। तो उसी जगह कभी बोधगया जाएंगे तो एक नदी पड़ता है जिसका प्राचीन नाम था फाल्गु रिवर, बाद में उसी का नाम पड़ा निरंजना रिवर। उसमें वो अपना भिक्षा पात्र फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर मेरे मन में कोई गलत विचार आया होगा तो ये भिक्षा पात्र मेरे पास वापस नहीं आएगा। नदी के विपरीत बहाव होने के बावजूद वो भिक्षा पात्र उनके पास वापस आ जाता है, जिससे उनको लगता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। और पुनः उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग ये जान जाइए कि बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है, एक लेवल है, एक स्टेज है, एक डेजिग्नेशन है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी यह है कि उसको मोह माया से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद बुद्ध को ऐसा लगता था कि हम अपना ज्ञान किसी नॉर्मल व्यक्ति को बताएं, मेरी बात समझ पाए कि न समझ पाए। तो उनको लगा जो मेरे 5 दोस्त मेरा साथ छोड़ दिए वो बुद्धिमान है। तो इसलिए वो बोधगया से सारनाथ आते हैं और यहाँ पे वो पहला उपदेश देते हैं उसी 5 मित्रों को जो उनका साथ छोड़े थे। उन्हीं को अपना पहला शिष्य 5 को बनाते हैं और यहाँ पहला उपदेश देते हैं। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पे उन्होंने पहला टीचिंग दिया था। बट अभी हम जहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने टीचिंग दिया था उसका एक
तरह से रेप्लिका बनाया है वहाँ पे। अंदर आप जाओ, अभी हम जहाँ जाने वाले हैं टेंपल में, वहाँ पे आपको दिखेगा कि बुद्ध भगवान का ऐसे स्टैचू बनाया और उनके 5 शिष्यों का स्टैचू बनाया। और वहीं पे वो पेड़ भी है जो आप कह रहे थे 3rd जनरेशन वाला पेड़ है, वो पेड़ भी वहीं पे लोकेटेड है। तो अभी चल के वो भी देख लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ के पीछे एक पीले रंग का मंदिर है, ये जैन मंदिर है। ये जैन मंदिर जैनिज़्म से रिलेटेड है। जैन मंदिर में 24 टीचर होते थे, उनको तीर्थंकर बोला जाता था। जो उनके फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। जो 24वें थे उनका नाम था महावीर। और महावीर जो थे बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन बुद्ध से बड़े थे। 4 जैन तीर्थंकर का बर्थ प्लेस है बनारस। 11वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं, इनका नाम है श्रेयासनाथ। उनकी तपोस्थली है, इसी जगह उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 300 साल पुराना ये मंदिर है। और जैनिज़्म में भी 2 सेक्ट होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दिगंबर जैन का मंदिर है।